मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ने की ललक तुलसी राम जी को एक बार फिर कलकत्ता की ओर आकर्षित करती है, जिसके चलते वे पुनः बीएचयू में पड़ी एक महीने की दीपावली वैकेशंस में कलकत्ता चले जाते हैं और वहां जाकर नक्सलवाद से जुड़े लोगों से मुलाकात करते हैं। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। अगले दिन हावड़ा पुल के पास उसी किताब की दुकान पर जय नारायण कुनबी के यहाँ 4 बजे शाम को मुझे उपस्थित रहने को कहा गया। इसके बाद सभी लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। मैं देर रात शिवपुर स्थित राम खेलावन चौबे की बाड़ी में पहुंचा तो वहां नंदलाल बड़ी चिंता में फंसे हुए थे कि मैं कहां चला गया था। क्रांति की एक काल्पनिक संभावना के लिए उस रात में सो नहीं सका। सुबह होते ही बगल वाली कमला दास की सुरीली धुन एक बार फिर सुनाई देने लगी। वह अब भी वहीं रह रही थी। कमला दास का जिक्र उन्होंने अपने दूसरे उपखंड में किया है कि किस प्रकार वे अपनी जवान लड़की के साथ वहां रहती थी और जिसके चलते लोग कई तरह की बातें उस जवान लड़की को लेकर किया करते थे। उस दिन दोपहर बाद में एक बार फिर बोटानिकल गार्डन चला गया और करीब 1 घंटा उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बिताया। इस बार मुझे वहां बुद्ध याद नहीं आ रहे थे, बल्कि क्रांति उत्सव में फहराते लाल झंडे वाली कल्पनातीत भीड़ दिखाई देने लगी थी। इसके बाद मैं गार्डन के किनारे बहती हुगली तट पर बैठा काफी देर तक खिदिरपुर डक पर लंगर लगाए दर्जनों बड़े बड़े पानी के जहाजों को देखता रहा। यहां सारी कल्पनाएं वही थीं जो 1966 की प्रथम यात्रा के दौरान उत्पन्न हुई थीं। उस वक्त वे जिक्र करते हैं कि हुगली नदी में से जैसी पानी उतरता है दिन के समय, तो लोग किस तरीके से अपना नृत्य क्रिया निपटाना शुरू कर देते हैं। बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना, ये सारी क्रियाएं वहां होने लगती हैं और जैसे ही हुगली में पानी चढ़ने लगता है तो लोग वहां से फिर दोबारा हट जाते हैं। यह एक नया तथ्य था कि मैं राहुल संस्कृत यायन द्वारा लिखित माओ त्से तुंग की जीवनी में पढ़ चुका था कि चीन में क्रांति से पहले चीनी सेना में मार्शल चू तेह नाम के बड़े जनरल थे। वे घनघोर अफीमची थे किंतु कम्युनिस्ट हो गए थे। उन्हें ऊपर से सरकारी आदेश दिया गया कि कम्युनिस्टों को पकड़ पकड़ कर उनका सफाया कर दिया जाए। अतः चू तेह जमींदारों को पकड़कर मार डालते थे और सरकार को सूचित करते कि कम्युनिस्ट मारे गए। तो इसको पढ़कर मुझे एकदम जय भीम फिल्म याद आती है कि किस प्रकार जात के आधार पर जात से निर्णय करते हैं कि किसके ऊपर केस चलाना है और किसके ऊपर नहीं चलाना है। तो ये कुछ वैसा ही वर्णन है कि जमींदारों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं और शायद कम्युनिस्टों के बजाय। बाद में मार्शल चू तेह अफीम की लत छोड़ने के लिए शंघाई से हांगकांग तक जाने वाली एक जहाज में काफी दिनों तक रोज आते जाते रहे, क्योंकि ये जहाज एक ब्रिटिश कंपनी का था जिसमें किसी भी तरह का नशीला पदार्थ लेना पूर्ण रूप से वर्जित था। तो एक तरीके से वे जहाज उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का काम कर रहा था। इस बार मेरी कल्पना में यह बात बार बार आती कि मैं खिदिरपुर डक के किसी जहाज में शंघाई से हांगकांग हुआ था तो कितना अच्छा होता। इस तरह की अनेक क्रांतिकारी कल्पनाएं लिए मैं शिवपुर से बस द्वारा 4 बजे से कुछ पहले ही जय नारायण कुनबी की किताबों की दुकान पर पहुंच गया। ठीक 4 बजे शेखर मुखोपाध्याय वहां आ गए। ट्राम द्वारा मुझे लेकर वे 60A शेखर चंद्र स्ट्रीट पहुंचे। वे मुझे उस इमारत के प्रथम तल पर ले गए जहां सुशीतल राय चौधरी बैठे हुए थे। वास्तविकता यह थी कि सुशीतल राय इसी जगह से लिबरेशन का संपादन करते थे। उस समय तक इस पत्रिका पर प्रतिबंध नहीं लगा था, इसलिए खुले तौर पर उसका प्रकाशन हो रहा था। सुशीतल राय चौधरी इस मायने में बड़े नेता थे और वे नक्सलवादी आंदोलन में शामिल होने वाले बंगाल के सबसे बड़े CPIM के नेता थे। तो बहुत सारी चीजों का खुलासा इसमें आपको मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा। तो इससे जो है एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार उन्होंने कर दी है, जिससे आज की राजनीति को समझना काफी सुगम लगता है।
वे सीपीआईएम की स्टेट कमेटी के सदस्य हुआ करते थे। कानू सान्याल तथा चारू मजूमदार आदि सभी नक्सलवादी नेता दार्जिलिंग जिले के छोटे स्तर के नेता थे। शेखर मुखोपाध्याय ने जब मेरा परिचय सुशीतल राय चौधरी से कराया तो वे बिना कुछ बोले मेरी तरफ घूरते रहे। मैं एकदम डर गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहूं। मैं उन्हें सिर्फ नमस्कार करके चुप हो गया। कुछ देर की अभेद्य शांति के बाद शेखर तथा सुशीलतम आपस में बंगला में बात करने लगे। उनकी वार्ता में मैं सिर्फ दो शब्द समझ पाया। एक था मेरा नाम और दूसरा था BHU। थोड़ी देर बाद सुशीलतम राय चौधरी ने मुझे लिबरेशन का एक ताजा अंक दिया। फिर एक रजिस्टर मेरे सामने करके उन्होंने नाम तथा पता लिखने को कहा। मैंने लिख दिया 25 कैलाश भवन, लंका, वाराणसी 5। इसके बाद उन्होंने स्वयं एक रसीद बुक निकालकर उस पर कुछ लिखने के बाद एक पर्ची फाड़कर मुझे दी। इस पर मेरे नाम पते के साथ 5 कॉपी तथा उसका 60 रुपया मूल्य भी लिखा था। ये 6 महीने का चंदा था। इसे देखकर मैं घबरा गया क्योंकि मेरे पास बहुत कम पैसे थे। मेरी मनस्थिति को सुशीतल तुरंत समझ गए, इसीलिए उन्होंने तुरंत कहा, डोंट वरी, इट विल बी फ्री, अर्थात चिंता मत करो, यह मुफ्त होगा। इसके बाद जब हम नीचे उतरने लगे तो शेखर ने मुझे समझाते हुए कहा कि सुशीतल दा बोले कि हर महीने लिबरेशन की 5 कॉपियां आपके पास डाक द्वारा जाएंगी, जिन्हें आप सर्कुलेशन द्वारा छात्रों को पढ़वाना। उन्होंने यह भी बताया कि 2 महीने के अंदर लोक युद्ध नाम की एक हिंदी में पाक्षिक पत्र आने वाला है। सुशीतल दा उसे भी भेजेंगे। ये हिंदी क्षेत्रों के लिए खास होगा। तो क्रांति का यह भी एक तरीका है कि जितना ज्यादा जो लिटरेचर है वो सर्कुलेशन में रहेगा, लोगों के पढ़ने लिखने में रहेगा, उतना ज्यादा लोग जो है उस क्रांति के बारे में जानेंगे, और जानेंगे तो हो सकता है जुड़ने की भी कोशिश करें। तो ये भी एक प्रचार माध्यम हुआ करता था जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता था। इसीलिए उस जमाने में छापे खाने जगह जगह खोले गए जिसमें लोग अपने लिटरेचर छापा करते थे। और हमारी तरफ से डॉक्टर अंबेडकर ने भी बहुत अखबार निकाले, लेकिन उन्हें बंद करना पड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते। वहां से लौटते हुए मैं बहुत गदगद था और सोच सोच कर गौरवान्वित हो जाता था कि शीघ्र ही भारत में होने वाली क्रांति का एक हिस्सा बन जाऊंगा। पहले भी जिक्र कर चुके हैं तुलसीराम जी के वे अपने आप को इतिहास का हिस्सा बनाने के लिए लालायित थे कि यदि क्रांति हुई तो उस क्रांति में उनका भी नाम लिया जाएगा। हावड़ा पहुंचते देर शाम हो चुकी थी। ट्राम से उतरने के बाद शेखर मुखोपाध्याय बात करते हुए हावड़ा पुल की बाईं पटरी के बीचों बीच मुझे ले जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ और बातें करके वापस चलते हैं। वहां बहती हुगली नदी के दोनों किनारों पर बसे दाईं तरफ कलकत्ता तथा बाईं तरफ हावड़ा की इमारतों में जलते विद्युत चिरागों के प्रतिबिंब अद्भुत छटा बिखेर रहे थे। पूरी हुगली जगमगा उठी थी। जहां तक नजर आता था पानी के जलते चिराग नजर आते थे। इससे पहली वाली यात्रा के समय हुगली को रात में नहीं देखा था जैसा इस बार देखा। शेखर कहने लगे कि सुशीतल दा कह रहे थे कि इस लड़के से हमेशा संपर्क रखना, ये BHU में बड़े काम का सिद्ध होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मिदनापुर जिले में गोपी बल्लभपुर देब्रा गांव में क्रांतिकारी ने रेड बेस एरिया स्थापित कर दिया और लोग लिबरेट अर्थात मुक्त हो चुके हैं तथा क्रांतिकारियों का यह चलता फिरता रेडियो स्टेशन भी कायम हो चुका है। आगे समझाते हुए उन्होंने कहा कि रेड बेस का मतलब है वहां से सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाना। ऐसा ही चीन में चेयरमैन माओ ने एनान में सबसे पहले रेड बेस स्थापित करके पूरे देश को लिबरेट करवाया था। तो यहां पर हम लोग बहुत सुनते हैं जब खबरें आती हैं कि मिदनापुर बंगाल से, तो उसका इतिहास क्या रहा है और रेड बेस का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके लोग। ये किसी वैचारिक क्रांति का उद्घोष माना जाना चाहिए या सरकार के आतंकों से तंग आकर उनकी नीतियों के विरोध में अपने आप को आजाद मान लेना। इसकी कई तरीके से इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं, लेकिन
ये बात तय है कि मिदनापुर का इतिहास यहां पर आपको जानने और समझने को मिल जाएगा। बेहद सरल भाषा में लिखा हुआ है। और उसके साथ ही एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि रेड बेस क्रांति में इन्होंने चीनी क्रांति का जिक्र किया है यहां पर इस वक्त। और ये सभी क्रांतियां विश्व के दूसरे देशों में तरह तरह की क्रांतियां हुई हैं और काफी सफल क्रांतियां हुई हैं, लेकिन हमारे देश में ये ना हो सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दूसरे देशों में जातिवाद नहीं था जो हमारे देश में है। आगे भी इस चीज के जिक्र आपको मिलेगा कि क्यों क्रांतियां यहां पर फेल हो जाया करती हैं। अतः गोपी बल्लभपुर द्रेवा से पूरे भारत को लिबरेट कराया जा सकता है। वे आगे बोले कि उस क्षेत्र को सीआरपी ने चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए वहां जाना खतरनाक है। अब जब आप अगली बार आएंगे तो हम मिदनापुर चलेंगे। तो मिदनापुर का इतिहास यहीं से जानिए। अगली बार जब आप कोई मिदनापुर की खबर देखें तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को उससे कनेक्ट जरूर कर पाएंगे कि आखिर मिदनापुर का इतिहास क्या है और क्यों इस तरह का नक्सल मूवमेंट वहां से चलाया गया। हावड़ा पुल के बीचों बीच खड़े मुझे शेखर मुखोपाध्याय की इन सारी बातों ने एक सपने की दुनिया में ले जाकर पटक दिया था। जय नारायण कुनबी ने मेरी इस अदना सी आकस्मिक मुलाकात मुझे यकायक कलकत्ता के नक्सलवादी सर्कल से इतनी दूर तक पहुंचा देगी, इसके बारे में तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह एक ऐसा समय था जब मैं हरदम सशस्त्र क्रांति का सपना देखने लगा था। उस दिन हावड़ा पुल से लौटते समय शेखर मुखोपाध्याय ने अगले दिन पुनः 4 बजे जय नारायण की दुकान पर मिलने को कहा। अगले दिन वे मुझे कॉलेज स्ट्रीट स्थित प्रसिद्ध कॉफी हाउस ले गए। वहां अपार भीड़ हरदम जमा रहती थी। बड़ी मुश्किल से कुछ देर बाद हमें बैठने की जगह मिली। शेखर बैठते ही कहने लगे कि कलकत्ता का राजनीतिक अखाड़ा यहीं से शुरू होता है। तो कॉफी हाउसेस का एक अपना इतिहास रहा है। मुझे याद है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी 1992 ऑनवर्ड्स, 1992 ऑनवर्ड्स, तो वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉफी हाउस हुआ करता था जहां पर बैठकर बच्चे ये सारा जो ब्यौरा है पढ़कर मुझे अपने दिन याद आ गए कॉलेज के कि उस कॉफी हाउस में लगातार चे 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 चलती रहती थी। बच्चे जगह जगह डिस्कशंस किया करते थे, कभी पार्टी के बारे में, कभी इतिहास के बारे में, कभी कंटेम्प्रेरी जो चीजें चल रही होती थी यूनिवर्सिटी में उनको लेकर बहसबाजी हुआ करती थी। तो बच्चों को क्रांति से हटाने के लिए सबसे पहला जो काम किया गया वो ये था कि वो कॉफी हाउस बंद करके वहां नेरोला हाउस, महंगा नेरोला हाउस खुलवा दिया गया। अब तो वो भी बंद हो चुका है। अब क्या है मैं कह नहीं सकती। तो वहां पर इस तरीके से ये क्रांति के अड्डे हुआ करते थे कॉफी हाउस। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी एक कॉफी हाउस हुआ करता था। अब भी वो चलता है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले उसको चलाए रखने के लिए उनके जो मालिक थे कॉफी हाउस के, उन्होंने अपील करी थी, मुझे याद है। और मुझे बेहद दुख हुआ था कि यदि ये कॉफी हाउस बंद होगा तो एक बहुत अच्छी जगह वैचारिक अड्डा जो है वो बंद हो जाएगा ये सोचकर। लेकिन मैं अपडेट नहीं कर पाई अपने आप को कि अभी भी वो कॉफी हाउस चलता है दिल्ली के सीपी में या नहीं। तो इस तरीके से ये वैचारिक राजनीतिक अखाड़े यहीं से शुरू होते हैं, कॉफी हाउस से। जब तक किसी चीज की चर्चा नहीं होगी तो उसके बारे में आप आगे कैसे बढ़ेंगे। हम कॉफी हाउस में करीब आधा घंटा रहे। सारे लोग बांग्ला भाषा में कैचो कैचो कर रहे थे। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। पूरे कॉफी हाउस में मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसी ध्वनि गूंज रही थी। कॉफी पीने के बाद उन्होंने पास स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज को दिखाया। कॉलेज दिखते समय शेखर ने बताया कि उनके पिताजी प्रेसिडेंसी में लाइब्रेरियन के पद पर काम करते हैं। शेखर का इतिहास बहुत तगड़ा था। वे हाथ के इशारे से बताने लगे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के पास ही बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट है। यहीं पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कलकत्ता के संस्थापक जाब चारनाक बैठक किया करते थे। इसी वजह से उस स्थान पर नाम बैठक खाना पड़ा। तो हमारे देश का इतिहास हमें बताता है कि एक सूत्र में पूरे देश को पिरोने के लिए कोई ब्राह्मण ने काम नहीं किया, बल्कि बाहर से विदेशियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने आके काम किया है। तो उसी चीज का यहाँ पे ब्यौरा, एक छोटा सा एग्जाम्पल
दिया जा रहा है कि कलकत्ता शहर भी किस तरीके से बसाया गया। इसी पीपल के पेड़ के नीचे जाप चार्नक अपने साथियों के साथ हुक्का पिया करता था। यहीं से सारे व्यापारिक सौदे भी हुआ करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि इसी बैठक खाना की याद में कलकत्ता में एक बैठक खाना रोड आज भी मौजूद है। शायद इसीलिए कलकत्ता को कल्चरल कैपिटल कहा जाता है कि उसने अपने पुरातन पने को, अपने इतिहास को भी संजो कर रखा है। अब आगे जब आप पढ़ेंगे कि कितनी पुरानी बात है ये कलकत्ता शहर को बसाने की बात, कितने सदी पुरानी है, तो आपको एहसास होगा कि कलकत्ता को क्यों कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। मैं शेखर की बातों को चौकन्ना होकर सुनता रहा। मैंने जाप चारनाक की नाम पहली बार सुना था तथा वह पीपल का पेड़ मुझे गौतम बुद्ध की याद दिलाने लगा। मैंने पूछा कि क्या वह पेड़ आज भी वहां है। शेखर बोले नहीं, क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है। जैसे जैसे कलकत्ता शहर घना होता गया और इमारतें खड़ी होती गई, सन 1820 में म्यूनिसिपैलिटी के आदेश पर उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया, जिसके कारण उस समय के कलकत्ता वासियों ने मातम मचाया था। तो 1820 में उस पेड़ को काटा गया, तो मतलब बात उससे भी ज्यादा पुरानी है। अब मेरी उत्सुकता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मैंने पूछ लिया, जाप चार्नक कौन था? सारा इतिहास शेखर मुखोपाध्याय की उंगलियों पर था। तो इसीलिए पहले भी जिक्र वे कर चुके हैं अपने बंगाल प्रवास के दौरान, जो उन्होंने दूसरे उपखंड में पूरा दिया है, कि किस प्रकार बंगाली जो हैं वो बिहारी और उत्तर प्रदेश वालों को काफी हीन समझते थे। वे शायद इसी वजह से कि उनका इतिहास बहुत स्ट्रांग है और पढ़ने लिखने की परंपरा भी बहुत सुदृढ़ और मजबूत है वहां पर, जो बाकी जगहों पर शायद लैक करती होगी। कॉलेज स्ट्रीट के पास ही एक स्विमिंग पूल था। वे वहीं खड़े हो गए और मुझे कलकत्ता के इतिहास से सराबोर करने लगे। वे कहने लगे कि जाप चारनाक एक बहुत इंटरेस्टिंग मानुस था, जो बहुत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में बंगाल आया था। उसने हुगली के किनारे बसे 3 गांव सूतानटी, कालीकाता तथा गोविंदपुर से आधुनिक कलकत्ता को बसाने में सन 1690 में नींव डाली थी। तो बात 1690 की हो रही है यहां पर। तकरीबन कितने हो गए? 350 साल पहले। ये तीनों गांव बाद में बने कलकत्ता के फोर्ट विलियम के पास है। उन्होंने यह भी बताया कि कालीकाता अन्य 2 गांव के बीच था, इसलिए इस शहर का नाम कलकत्ता रखा गया। तो इतने पुराने इतिहास को भी कलकत्ता ने संजो के रखा है और शायद ये जो बैठक खाना रोड है आज भी मौजूद है। तो इसीलिए जगह जगह हमें ऐसे पढ़ने को मिलेगा कि क्यों कल्चरल कैपिटल कहा जाता है कलकत्ता को। अपने इतने पुराने इतिहास को भी उन्होंने संजो कर रखा हुआ है, जबकि दिल्ली में बहुत सारी इमारतें इसी समय की बनी हुई एकदम जर्रर हालत में है, या इससे भी बाद में बनी हुई इमारतें। उन्होंने यह भी बताया कि कलकत्ता बसाने से पहले जब जाप चारनाक ने बिहार की एक युवती से शादी कर ली थी। वह युवती पति के मरने के बाद उसकी जलती चिंता में सती होने जा रही थी, किंतु जाप चारनाक ने उसे बचा लिया था। जब शेखर ने यह कहा कि जाप चारनाक 10 जनवरी 1692 को मर गया और ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट के सेंट जॉन्स चर्च के अहाते में आज भी उसकी मजार मौजूद है, तो मैं एकदम भावुक सा हो गया था। कलकत्ता में उसी पीपल के पेड़ के नीचे मुझे जाप चारनाक हुक्का पीते नजर आने लगे। तो अगेन उसी का एक्सटेंशन है कि कल्चरल कैपिटल क्यों कहा जाता है और किस किस तरीके से कितनी सारी चीजों को इन्होंने संजो के रखा है। एक ही व्यक्ति जाप चारनाक के नाम से वहां पर रोड भी बनाई गई है और उनकी मजार को भी सुरक्षित रखा गया है। उस समय मेरी उत्सुकता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं शेखर से आग्रह करने लगा कि सारी जगहें, विशेष रूप से चारनाक की मजार, सूतानटी, कालीकाता तथा गोविंदपुर दिखावें। इन बातों के दौरान शाम होने लगी थी। जब हम वहां से चलने लगे तो मैंने देखा कि स्विमिंग पूल के लॉन्चिंग पैड यानी ऊंची कुदान पटल से एक सुंदर युवती बिकनी पहने पूल में कलैया मारते धम से कूद पड़ी। इसके बाद
कॉलेज स्ट्रीट की किताबों की दुकान पर एक सरसरी निगाह डालते हुए हम अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। अगले दिन दोपहर बाद शेखर मुखोपाध्याय ने मुझे उक्त सारी जगहों को दिखाया। इन सब के बाद मेरे अंदर एक विचित्र किस्म का सेंस ऑफ कलकत्ता यानी कलकत्ता की वेदना उत्पन्न हो गई। मुझे बार बार अनुभूति होती कि सब कुछ छोड़कर यहीं बस जाऊं और शेखर के साथ नक्सलवादी आंदोलन में कूद पड़ूं। तो यहाँ पर पहले भी जिक्र हो चुका है कि काफी संक्रमण के दौर से वे गुजर रहे थे। कभी इनको लगता था कि पढ़ाई अपनी जारी रखें, कभी लगता था कि परिवार की हालत को सुधारने के लिए कोई नौकरी कर लें जो कि बड़ी आसानी से इनको मिल सकती थी अच्छे नंबरों से पास होने की वजह से। कभी इनको लगता कि ये नक्सलवादी आंदोलन में कूद पड़े। तो काफी संक्रमण के दौर से थे। इनके विचारों में भी काफी तब्दीलियां आ रही थी तुलसीराम जी के उस टाइम। इस सारे घटनाक्रमों के दौरान दुर्गा पूजा वाला दिन आ गया। शेखर मुखोपाध्याय ने कहा कि उस दिन चारों तरफ भीड़ भाड़ रहती है, इसीलिए कहीं नहीं जाएंगे। तो हो सकता है इसकी एक वजह यह भी हो कि भीड़ भाड़ के चलते पुलिस की गश्त भी बढ़ जाती है ऐसी जगहों पर, ताकि कोई अप्रिय घटना होने से रोका जा सके। इस मामले को लेकर पुलिस चौकन्नी होती है और धरपकड़ भी बहुत से लोगों की होती है जिन पर थोड़ा सा भी शक होता है। तो क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि ये शेखर मुखोपाध्याय काफी मतलब नक्सलवाद से जुड़े हुए थे, तो कहीं पकड़ ना लिए जाएं, इस चीज को टालने के लिए भी वे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस तरह शायद नहीं जाया करते होंगे। उत्सुकतावश मैंने पूछ दिया कि दुर्गा पूजा में यहाँ क्या क्या होता है। वे बताने लगे कि हावड़ा का सबसे बड़ा उत्सव दासनगर में होता है। वहां दुर्गा की हजारों मूर्तियों को कलाकार खूब सजाकर रखते हैं और पूजा के दिन अनगिनत युवक तथा युवतियां अपने दोनों हाथों में धूप आदि सामग्री से युक्त जलती हुई चिलम लेकर कलाबाजी करते हुए खूब नाचते गाते हैं। इस अवसर पर ढोल नगाड़े बजते रहते हैं, किंतु संध्या होते ही मूर्तियों को लोग हुगली में फेंक देते हैं। शेखर ने दासनगर की दुर्गा पूजा का वर्णन जिस तरह से किया है, उससे मेरी उत्सुकता जग गई कि यह सब मैं भी देख पाता तो कितना अच्छा होता। किंतु मैं उनसे यह सोचकर कह नहीं पाया कि कहीं वे मुझे आस्तिक ना समझ बैठे। अतः उस दिन कहीं ना जाकर हम दिन भर शिवपुर में ही रहे। दुर्गा पूजा के अगले दिन दोपहर बाद मैं पुनः जय नारायण कुनबी की दुकान पर गया और वहां करीब 2 घंटे किताबों को उलटता पुलटता रहा। तो कहीं ये ना समझ ले कि वे आस्तिक हैं। इसी डर से तुलसीराम जी ने उनसे कहा नहीं कि वे इन सब चीजों को देखना चाहते हैं उत्सुकतावश, जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि यदि लोग मुझे आस्तिक समझते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है। अगर कोई अपनी शिल्प कला के चलते कोई मंदिर बेहद खूबसूरत बना हुआ है तो एक कला प्रेमी होने के नाते मैं वहां जाकर देख सकती हूं। इतना अधिकार मेरा बनता है। मंदिर में जाने का मतलब यह नहीं कि मैं एक आस्थावान हूं या मेरी ईश्वर में आस्था है। मंदिर में जाने का यह भी मतलब हो सकता है कि मैं एक कला प्रेमी हूं और मैं उसको एक शिल्प की दृष्टि से देखने के लिए लालायित हूं। खूबसूरती जहां भी दिखे आपको जरूर पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप आस्थावान हो जाते हैं। वैसे तो हमारी नास्तिक होने पर भी काफी आस्था है कि हम नास्तिक हैं, ये भी हम फख्र से कहते हैं। तो ये भी एक आस्था का विषय है, नास्तिकता भी। तो इसलिए हर चीज को नास्तिक और आस्तिक से जोड़ने के बजाय कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, कुछ चीजों को कला की दृष्टि से भी देखना चाहिए, जिससे आपको तरह तरह की उत्कृष्ट कलाकृतियों का आनंद भी आप ले सकें। और मंदिर मठ जो है वह कलाकृतियों के बेहद अनूठे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकती हूं। अगर इतनी सारी कलाकृतियां आपको वहीं पर जाकर देखने को मिलती हैं, तो कलाकार की दृष्टि से, कला प्रेमी की दृष्टि से ये सब जगह देखने से हिचकना नहीं चाहिए। यदि आप देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे किसी चीज के बारे में। इसलिए मुझे लगता है कि देखना सबसे पहली सीढ़ी होना चाहिए किसी चीज को जानने की। तो यहां पर हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।